हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एनर्जी का एक रूप होता है, एक प्रकार है। बट हीट इज नॉट टेम्परेचर। हीट और टेम्परेचर दो अलग अलग चीज हैं। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एक प्रकार। लेकिन टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन द पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस। इसको हम समझेंगे अभी, पहले हीट को समझ लेते हैं। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और डिटेल में अगर करेंगे ना, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड। मैं एक बॉडी हूं, मुझ में हीट है। ये बोर्ड भी एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है, इसमें भी एक कुछ तो हीट होगा इसमें। लेकिन मेरा जो मुझ में हीट है वो अलग, इसमें जो हीट है वो अलग। मैं अगर टच करूं मुझे ठंडा लगेगा, मुझे लगा ठंडा। ये कब तक होगा? जब तक इक्वल ना हो जाए, जब तक हीट ट्रांसफर ना कर जाए। ट्रांसफर भी कब तक करेगी? जब तक लेवल इक्वल ना हो जाए तब तक। पहले पहले छू रहा हूं, ठंडा लग रहा, धीरे धीरे मैनेज कर लेंगे, मैं भी कर लूंगा और बोर्ड भी मैनेज कर लेगा। मतलब कि उसने हीट गेन किया, मैंने लूज किया, बराबर पे पहुंच गए। यही होता है हमेशा। तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड। अब प्रत्येक बॉडी का या फिर प्रत्येक ऑब्जेक्ट का, प्रत्येक सॉलिड, लिक्विड, गैस, मटेरियल, मेटल, सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है। अपनी अपनी हीट कैपेसिटी भी होती है, अपनी अपनी डेंसिटी भी होती है। तो सब अपने हिसाब से गर्म होंगे। किसी का मेल्टिंग पॉइंट कुछ और, किसी का बॉइलिंग पॉइंट कुछ और, सबका अलग अलग होता है। हम लेते हैं गोल्ड। मटेरियल लिया गोल्ड पहला। दूसरा लेंगे पानी, वाटर। अब गोल्ड का जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है 0.12 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0.12। ठीक है, इतना ही लिखता हूं। और वाटर का 4.18। कॉपर का ये भी लिख लेते हैं 0.38। ठीक है, अब सब में क्या करना है? हमें टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री सेल्सियस से हमें राइज करना है। देखिए, हीट एंड टेम्परेचर आर नॉट सेम। हीट एंड टेम्परेचर आर नॉट सेम but are directly proportional to each other. अगर हम किसी बॉडी में हीट इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर में भी इंक्रीज देखने को मिलेगा। और अगर हम चाहें कि टेम्परेचर घटा दें, हीट को कम करना पड़ेगा। मतलब कि दोनों एक तो नहीं है, लेकिन साथ साथ बढ़ रहे हैं, साथ साथ घट रहे हैं। चलिए, अब सारे एलिमेंट का मास मैं यहां लिख देता हूं। हम 1 ग्राम लेंगे।
1 ग्राम गोल्ड लिया, 1 ग्राम वाटर लिया, 1 ग्राम कॉपर लिया। अब 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए हमें इतना हीट देना पड़ेगा इस सब्सटेंस के लिए, गोल्ड के लिए 0.12 जूल। वाटर के केस में 4.18 जूल देना पड़ेगा 1 ग्राम वाटर पे, तब 1 डिग्री सेल्सियस में राइज होगा या डाउनफॉल होगा। अगर निकाल लेते हैं तो डाउनफॉल, डाल देते हैं राइज। कॉपर में 0.38 जूल एनर्जी हमने डाला। कौन सा एनर्जी? हीट एनर्जी। हमने हीट उसमें भर दिया। कितना कॉपर था? 1 ग्राम। टेम्परेचर में बढ़ा 1 डिग्री सेल्सियस। कितने से बढ़ा? 1 डिग्री सेल्सियस से। So heat is a form of energy transferred and temperature is the measurement of kinetic energy of particle of any substance। ये हमने गैस लॉ में भी पढ़ा था कि हम गैस को अगर हीट करते हैं तो मॉलिक्यूल्स में जान आ जाती है, वो भी हीट अप होने लगते हैं, उनमें एनर्जी आ जाती है ना। जैसे मैं आपके कुर्सी के नीचे अगर आग लगा दूं, आप अभी सो रहे होंगे, नींद आ रही होगी, उछल जाइएगा, कूदने लगिएगा, उसी प्रकार से। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव कैलोरीमेट्री। In calorimetry, we study about measurement of heat। हीट से संबंधित किसी भी प्रकार के मेजरमेंट को जो हम पढ़ते हैं, हम कैलोरीमेट्री के माध्यम से पढ़ते हैं। बॉडी में कितना हीट है, बॉडी ने कितना हीट रिलीज किया, कितना गेन किया, या फिर दो अलग अलग बॉडी होंगे जिनमें अलग अलग मात्रा में हीट होगी। अब दोनों के कांटेक्ट में आने से, संक्रमण में आने से, पास आने से फाइनल हीट क्या बनेगा, उसके अनुसार टेम्परेचर चेंज क्या होगी, ये सब हम कैलोरीमेट्री के माध्यम से पढ़ते हैं। अब हमें ये याद रखना है यहाँ पे कि हर बॉडी की कैपेसिटी अलग अलग होती है। कोई बहुत जल्दी गर्म होता होगा, कोई बहुत देर से होता होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम हर एक बॉडी के प्रॉपर्टी को अलग अलग देखते हैं, कोई सॉलिड है, कोई लिक्विड है, कोई गैस है, स्टेट में किसी में रेजिस्टिविटी ज्यादा है, किसी में कंपैरेटिवली कम है। हर बॉडी की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, मतलब कि हर बॉडी की कैपेसिटी अलग अलग होती है। यहाँ हम पढ़ेंगे हीट के बारे में, तो हर बॉडी की हीटिंग कैपेसिटी या फिर हीट कैपेसिटी अलग अलग होती है। हीट कैपेसिटी अलग अलग होती है। अब हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन क्या हो सकता है? द amount of heat required to change the temperature of any substance by 1 degree Celsius।
किसी भी बॉडी में 1 डिग्री चेंज लाने के लिए कितना हीट लगेगा, ये डिपेंड करता है। पानी में कुछ और, कॉपर में कुछ और, सबका अलग अलग होता है। लेकिन हमें यहाँ मेनली क्या देखना है, हमें यहाँ देखना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अब ये क्या होता है, द अमाउंट ऑफ heat required to change the temperature of any substance by 1 degree Celsius, to change the temperature of unit mass, unit mass substance by 1 degree Celsius। अब यूनिट मास या तो केजी में होगा या तो ग्राम में होगा। क्लियर। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या होता है, इसका स्पेसिफिक यूनिट क्या होता है, जूल पर ग्राम। अगर ग्राम लेंगे तो किलोग्राम, अगर किलोग्राम लेंगे तो जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कुछ भी नंबर के बाद आपको ये लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी हम वाटर का एग्जांपल लेते हैं। वाटर का, अब वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा ग्राम के कंडीशन में, 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। जब 4.2 लिखें तब ग्राम लिखें, और जब केजी लिखें वाटर के कंडीशन में, जब केजी लिखें जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, तो क्या करना पड़ेगा, 4.2 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बन के आ जाएगा, 4200 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। ये वाटर का होता है। उसी प्रकार से हम कॉपर का भी निकाल लेते हैं। मैंने कहा था ना, सब बॉडी की अलग अलग होगी, सब सब्सटेंस की अलग अलग होगी। कॉपर का ग्राम में निकाल लेते हैं, आप केजी में निकाल लीजिएगा, मैं ग्राम में कर देता हूँ। ठीक है, 0.4 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब जो ये यूनिट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, यहां से हम बनाएंगे फॉर्मूला। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या बन सकता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला बन सकता है जूल पर ग्राम मल्टीप्लाई डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब जूल मतलब हीट हो जाएगा, ग्राम मतलब मास हो जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे टेम्परेचर से या फिर चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर का मतलब क्या है, कोई बॉडी 50 सेल्सियस में थी, 50 डिग्री सेल्सियस पे वो हो गई 40, चेंज कितना आया, 10 डिग्री का। तो वो हम यहाँ लगाएंगे टेम्परेचर के कंडीशन में, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी। SHC का मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको हम बस C से ही डिनोट करते हैं, तो अपना तो फॉर्मूला ही बन गया C। तो हीट का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो Q यही रहने दीजिए जहां है, C जहां है वही रहने देते हैं। अब इन दोनों को C से मल्टीप्लाई कर देते हैं, MC डेल्टा T। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। कोई बात नहीं, बुक में ऐसा लिखा होगा ना, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। इसी फॉर्मूला के माध्यम से हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। जब भी टेम्परेचर का जिक्र हो या फिर चेंज इन टेम्परेचर का, किसी स्पेसिफिक सब्सटेंस का, कितनी हीट आएगी, उसका मास कितना है, वो लगा के हम पता लगा लेंगे कुछ भी।
हमें 3 पता है, हम चौथा पता लगा लेंगे। C क्या लगेगा, किसी सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। M में क्या लगेगा, मास। डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर या फिर चेंज इन टेम्परेचर, और Q मतलब अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट। अब कहीं कहीं क्या कर देते हैं, मैं आपको वो भी बता दूं, इसको मिटा देता हूं ऊपर के लिए। कहीं आपको न्यूमेरिकल्स में M दिया रहेगा, C दिया रहेगा, डेल्टा T भी दिया रहेगा, और साथ में आपको पावर दिया रहेगा, पावर। अब आप इस पावर का क्या कीजिएगा, ये पावर मान लीजिए x वाट का है। आप इस पावर का क्या कीजिएगा, आप तो कंफ्यूज हो जाइएगा, कंफ्यूज नहीं होना। पावर इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट टाइम, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम। मतलब कि हीट के चैप्टर में वर्क डन क्या हो रहा है, बॉडी को हीट मिल रही है, बॉडी से हीट निकल रही है, वर्क हो रहा है। तो यहाँ वर्क डन मतलब अमाउंट ऑफ हीट, टाइम मतलब टाइम ही होता है, सेकेंड्स में लेते हैं, और पावर आपको दिया रहेगा। तो हमें हीट पता लगाना होगा उस कंडीशन में। तो फॉर्मूला तो यही बन गया, पावर इज इक्वल टू क्यू बाई टी, पावर इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो Q इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई T, P मल्टीप्लाई T। एग्जाम्पल लीजिए, 1 सेकेंड में x का पावर हुआ, अब 2 सेकेंड में डबल हो जाएगा, इस तरह से इंक्रीज होता जाता है, इसीलिए P मल्टीप्लाई T। यह मैंने कैसे बनाया, तो T को P से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपने मैथ में पढ़ा होगा, नथिंग मीन्स वन, क्रॉस मल्टीप्लाई, P मल्टीप्लाई T, P मल्टीप्लाई T और Q उस पर। ये एक फॉर्मूला बन गया। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, P मल्टीप्लाई T इज इक्वल टू MC डेल्टा T। ये भी एक फॉर्मूला है। अब ये किस कंडीशन में हमें यूज करना है, जब हमें मास दिया रहेगा, हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी रहेगी सब्सटेंस की, चेंज इन टेम्परेचर या फिर टेम्परेचर दिया रहेगा, और पावर दिया रहेगा, और बोलेगा आपसे कि टाइम ढूंढिए कि कितने समय में उस बॉडी ने उतने हीट को रिलीज किया या फिर हीट को गेन किया। तो हम टाइम कैलकुलेट करते हैं सेकेंड्स में। तो ये सब क्वेश्चन आएंगे, कर लेते हैं एक देख लेते हैं। एम सी डेल्टा टी, ओके, डेल्टा टी लेते हैं 40 डिग्री सेल्सियस। पानी का कंडीशन लेते हैं 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और मास लेते हैं 10 ग्राम। ठीक है, वाटर कंडीशन, वाटर है, तो ये कब तक हीटेड होगी हमें ये पता लगाना है, कितना हीट, अमाउंट ऑफ हीट हमें ये पता लगाना है, और फिर हम यही पता लगाएंगे कितना समय लगेगा। ठीक है, एम सी डेल्टा टी, एम कितना है 10 इंटू 4.2 इंटू 40 डिग्री सेल्सियस, इनको मल्टीप्लाई किया 42 मल्टीप्लाई 40, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर 1680, हाँ, Q इज इक्वल टू इतना, Q इज इक्वल टू इतना, Q इज इक्वल टू इतना, 1680। हीट है, हीट है तो जूल मत भूलिएगा, यूनिट कभी मत भूलिएगा। अब एक कंडीशन लेते हैं, ठीक है,
हमें साथ में मिला 100 वाट और बोल दिया कि टाइम निकालो। उस बॉडी ने हीट रिलीज किया या फिर गेन किया, लेकिन कब तक, कितने समय में, टाइम निकालो। तो क्या करेंगे, ये सबको मिटाएंगे। मिटाया, क्यू था ना, क्यू की जगह पे हम लिख सकते हैं T इंटू टी। अब T इंटू टी कितना था अपना, तो 100 इंटू टी तो नहीं पता, 100 इंटू टी तो नहीं पता, 100 इंटू टी फिर से नहीं पता। अब हमें पता चल जाएगा T इज इक्वल टू 1680 बाय 100, ऐसा लिख सकते हैं, या फिर सीधा भी डिवाइड कर सकते हैं। ये 0 कटा इससे, बहुत डिटेल कर रहा हूँ, देखिए 168 बाई 10 इतना बचा 16.8 सेकेंड्स। इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। थोड़ा घूम फिर के आएगा, आपको डरना नहीं है। फॉर्मूला यही रहेगा, जब भी चेंज इन टेम्परेचर का जिक्र हो, यही फॉर्मूला लगता है। कहाँ गया, यही वाला, ये इसका दूसरा रूट Q इज इक्वल टू MC डेल्टा E। एक ही चीज है यहाँ पे, पावर इंटू टाइम इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, ओके। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री इज ऑल्सो नोन एज मेथड ऑफ मिक्सचर। इमेजिन कीजिए कि मेरे पास, मेरे ग्लास में 50 ml बहुत गर्म पानी है, मैं नहीं पी पा रहा हूं। मैं क्या करूंगा, 20 ml ठंडा पानी ऐड कर दूंगा। मैं क्या कर रहा हूं, मिक्स कर रहा हूं। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री इज ऑल्सो नोन एज मेथड ऑफ मिक्सचर। हम यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं, मतलब कि हमें यहाँ पे एक से ज्यादा सब्सटेंस चाहिए। सब्सटेंस एक ही हो सकता है पहले कंडीशन में और दूसरे कंडीशन में। मान लीजिए दोनों वाटर है, एक का टेम्परेचर 99.9 डिग्री सेल्सियस, एक का 100 डिग्री सेल्सियस। हम क्या देखेंगे यहाँ पे, पहला कंपैरेटिवली ठंडा है, दूसरा कंपैरेटिवली गर्म है। गर्म दोनों है, कंपैरेटिवली फर्क कितना है, 0.1 का फर्क है, मतलब कि ये गर्म है, ये ठंडा है। और हम दो अलग अलग सब्सटेंस भी ले सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे मिक्स करना है तो एक से ज्यादा ही चाहिए। मैं यहाँ पे कॉपर भी ले सकता हूँ, वाटर को 2 डिग्री सेल्सियस दे सकता हूँ, कॉपर को 100। तो दो अलग अलग भी ले सकते हैं और सिमिलर भी ले सकते हैं। सिमिलर मैंने पानी के कंडीशन में लिया। अब आप एक बात बताइए, 50 ml गर्म पानी थी, उसमें हीट थी, मैंने 20 ml ठंडा पानी मिलाया, तो क्या हीट खत्म हो गया? ऐसा नहीं होता है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी को हम ट्रांसफर या फिर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। सो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी को हम खत्म नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जो 50 ml में हीट था, वो 20 ml एक्स्ट्रा आने के कारण उनमें भी विभाजित हो गया, उनमें भी ऐड हो गया, चला गया। ठीक है, अब हम मेथड ऑफ मिक्सचर को जान लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल के माध्यम से। इसको मिटा देता हूं। चलिए, ये कॉपर और एक पानी, MC डेल्टा T, 10 ग्राम 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना होगा कॉपर का?
0.4 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। मास लेते हैं 5 ग्राम का, और टेम्परेचर लेते हैं हम इसका 100 डिग्री सेल्सियस, इसका 10 डिग्री सेल्सियस। ऐसा करते हैं। अब यहाँ क्या देखने को मिलेगा, एक कंपैरेटिवली गर्म है, एक कंपैरेटिवली ठंडा है। अब हम दोनों को कांटेक्ट में लेके आएंगे, संक्रमण में लेके आएंगे, उनको हम मिक्स करेंगे, तो ये देखा जाएगा कि जो गर्म बॉडी है वो हीट जितना लूज कर रही है, और जो कोल्ड बॉडी है वो उतना ही गेन कर रही है। लॉस ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी is equal to gain, loss of heat from hot body is equal to gain of heat by cold body। हम ये देखेंगे, अब इसी बेस पे हम काम करेंगे। डेल्टा टी इज इक्वल टू NC डेल्टा टी। Loss of heat from hot body is equal to gain of heat by cold body। चलिए, बॉडी बोल सकते हैं या फिर सब्सटेंस बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, हमें तो वैल्यू लगाना है। यहाँ क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो 10 इंटू 4.2 टाइम्स 100 था। फाइनल टेम्परेचर क्या बनेगा नहीं पता। फाइनल टेम्परेचर थीटा लगाऊंगा, मतलब फाइनल टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर अब बदल के कुछ और हो जाएगा, थीटा। ठीक है, अब मैंने -u लगाया, जो पहले टेम्परेचर था और जो टेम्परेचर हो गया है, दोनों में फर्क कितना है ये पता लगाने के लिए माइनस लगाया। अब यहाँ पे 5 इंटू 0.4 टाइम थीटा माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। अब जहां गेन हो रहा है वहां पे हम थीटा पहले लगाएंगे, जहां लॉस हो रहा है वहां हम बाद में लगाएंगे, इतना याद रखिएगा। 42 टाइम्स 100 थीटा 2 थीटा 10। ओके, इतना हो गया। 4200 इज माइनस 42 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा माइनस 20। ओके, अब लाइक टर्म्स को पास लाएं, 4200 और ये वहां आएगा प्लस 20 इज इक्वल टू 2 थीटा प्लस 42 थीटा। इतना तो आपको पता होगा, जगह चेंज, साइन चेंज। अब ये क्या बन जाएगा, 4220 इज इक्वल टू 44 थीटा। अब यहाँ काटा तो मैंने 22 बनाया, यहाँ 4 का 2 बनाया, 2 का 1 बनाया, 2 का 1 बनाया, 0 का 0 डायरेक्ट दिया। हाँ, इसका मैंने 11 बनाया, यहाँ मैं 10 बनाऊंगा, 1 इसको दूंगा, 10 यहाँ 5 बनाऊंगा, यहाँ पे 10, यहाँ पे 5। यहाँ पे मैंने 2 बार काटा, यहाँ पे 2 बार काटा, और मैंने निकाला 11 थीटा। थीटा 11 का वैल्यू 1055 है, तो थीटा 1 का वैल्यू कितना होगा वो भी निकाल लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू 1055 बाय 11। ओके, अब हमको क्या करना है, हमको डिवाइड करना है। 11 1 सा 11, 9 सा 99, कितना पता है, कितना 6 लगाऊंगा, 11 5 सा 55, 11 5 सा 55, और यहाँ पे 10 मतलब कि 100 पॉइंट लगाऊंगा, 11 9 सा 99, 95.9 डिग्री सेल्सियस। ये निकल के आया हमारा फाइनल टेम्परेचर। दोनों को मिक्स करने के बाद
ये जो फाइनल टेम्परेचर है ये पर्टिकुलर इसके लिए है और ये इसके लिए है, ये इसके लिए, ये इसके लिए। लेकिन जो ये निकल के आया फाइनल टेम्परेचर, इन दोनों को मिक्स करने के बाद, ये है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। सो लास्टली वी आर लेफ्ट विथ लैटेंट हीट। लैटेंट हीट हमारी लास्ट टॉपिक बची हुई है। लैटेंट हीट, लेकिन ये किस कंडीशन में लागू होता है, कहाँ एप्लीकेबल है, क्या है लैटेंट हीट? लैटेंट हीट एक ऐसा कंडीशन जहां स्टेट चेंज हो रहा है लेकिन टेम्परेचर वही है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट। अब ये पॉसिबल कैसे है? तो नाम ही है लैटेंट हीट। लैटेंट शो नहीं कर रहा, नॉट शोइंग, नॉट शोइंग। शो कैसे करेगा? एक बॉडी गर्म है, एक ठंडी है, हम दोनों के टेम्परेचर को नाप लेंगे और पता लगा लेंगे कि हीट ज्यादा किसमें है, कम हीट किसमें है, टेम्परेचर के माध्यम से। लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है, शो ही नहीं कर रहा है हीट, बस अपना काम करके निकल जा रहा है, मतलब कि स्टेट चेंज कर रहा है, स्टेट चेंज कर रहा है, स्टेट में चेंज आ रही है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या फिर रिवर्स, स्टेट चेंज। कंफ्यूज नहीं होना। आपने 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर भी देखा होगा और आइस भी, और कंपैरेटिवली वाटर में हीट ज्यादा है तभी ये वाटर है, आइस में कम है तभी ये आइस है। लेकिन ये हीट उस लेवल का नहीं है कि टेम्परेचर को ही चेंज कर दे, बस स्टेट चेंज करके धीरे से चल दे रहा है, अपने आप को शो नहीं कर रहा, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। लैटेंट, आपने 100 डिग्री पे बॉइलिंग वाटर भी देखा होगा और वेपर भी देखे होंगे आपने, स्टीम, बाफ। ये लैटेंट हीट का कमाल है, बस स्टेट चेंज हो रहा है। डेफिनेशन के माध्यम से क्या समझेंगे? लैटेंट हीट is the amount of heat required, amount of heat required, ये तो यहां भी है लेकिन यहां फर्क कहां है? to change the state of any substance, स्टेट चेंज हो रहा है, किसी भी सब्सटेंस का चेंज हो रहा है, लेकिन उसमें वो हीट लगेगी कितनी, ये डिपेंड करता है वो बॉडी के या फिर किसी भी सब्सटेंस के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, उसके कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, वाटर का कुछ और, कॉपर का कुछ और, इस मटेरियल का कुछ और, उस मटेरियल का कुछ और, उस सब्सटेंस का कुछ और, प्रॉपर्टी पे, कैरेक्टर पे, प्रॉपर्टी पे, कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं स्पेसिफिक लैटेंट हीट। चीज वही है, डेफिनेशन वही है, बस यहाँ पे यूनिट मास का प्रयोग किया जाता है, यूनिट मास। अब ये आपकी इच्छा है, ग्राम में लीजिए या फिर केजी में लीजिए। मैं ग्राम का बताऊंगा, केजी में कैसे निकालना है मैंने आपको बताया है पहले, अब निकाल लीजिएगा। 1 ग्राम और 1 केजी। ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, हीट चाहिए, किसी सब्सटेंस में हीट चाहिए, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट, किसी सब्सटेंस को अपने स्टेट में चेंज लाना है तो हीट चाहिए, पर यूनिट मास, पर यूनिट मास, पर यूनिट मास, यूनिट मास, यूनिट मास। ये तो वही बात हो गई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, per unit mass, temperature of per unit mass of substance। लेकिन यहाँ पे हमने
टेम्परेचर को ऐड नहीं किया, क्योंकि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट हमने यहाँ पे टेम्परेचर को ऐड नहीं किया, तो स्पेसिफिक लैटेंट हीट इसको कहेंगे। अब सारी मटेरियल की, सारे सब्सटेंस की अलग अलग होती है, ये सारे मटेरियल पे डिपेंड करता है, कांस्टेंट रहता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है कि हर मटेरियल के लिए बराबर ले लें। अलग मटेरियल अलग वैल्यू। जूल पर ग्राम इसका यूनिट होता है। इसका यूनिट क्या होता है? जूल पर ग्राम। कोई भी नंबर लिखिएगा, कोई भी नंबर लिखिएगा, एक्स वाई जेड, जूल पर ग्राम। यूनिट मेंशन करना ही है, और इसी यूनिट से हम बनाएंगे फॉर्मूला। तो जूल पर ग्राम, जूल मतलब हीट, ग्राम मतलब मास। हम क्या समझेंगे? लैटेंट हीट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास, स्पेसिफिक लैटेंट हीट। इतना क्लियर? अब हम अमाउंट ऑफ हीट का वैल्यू निकालेंगे। कैसे? इसको इससे मल्टीप्लाई करके, ये मैथ्स है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, पता चलेगा। एम एल, ये मल्टीप्लाई हो गया, या फिर आपने किया होगा तो कुछ इस प्रकार से किया होगा। एल एम और क्यू को इज इक्वल टू के उस पार ही रहने दिया होगा, बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके पास कर दिया होगा। चीज तो वही है, एल एम पास में इज इक्वल टू क्यू। तो जब स्टेट में चेंज हो, चेंज इन स्टेट, तो ये फॉर्मूला काम लगेगा। और जब टेम्परेचर में चेंज आए, ये फॉर्मूला काम लगेगा। टेम्परेचर में जब चेंज आए तो ये फॉर्मूला, स्टेट में चेंज आए तो ये फॉर्मूला, या फिर ये फॉर्मूला। एक ही क्वेश्चन आ सकता है न्यूमेरिकल में जिसमें दोनों कंडीशन हो, जिसमें पहले स्टेट चेंज हो रहा हो और फिर टेम्परेचर में चेंज आ रहा हो। तो आप कब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे मैंने बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। फ्यूजन या फिर मेल्टिंग, आइस से वाटर, वाटर से आइस, 0 डिग्री 0 डिग्री, लेट्स प्ले फ्यूजन। तो 334 जूल पर ग्राम, इतना आपके बुक में, और 336 जूल पर ग्राम वैल्यू दिया होगा। जो वैल्यू बुक में है, सिलेबस में है, उसी को फॉलो कीजिएगा, ठीक है? ओके। तो जब भी आइस वाटर का गेम हो तो स्पेसिफिक लैटेंट हीट का वैल्यू ये होगा आइस वाटर में। लेकिन जब वाटर और वेपर की बात आ जाए, जब 100 डिग्री में बात आए, तब आप अपने स्टेटमेंट को स्पेसिफिक लैटेंट हीट के वैल्यू को बदल दीजिएगा। ऑफ वेपराइजेशन मैंने यहाँ लिखा है, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना है? 2268 जूल पर ग्राम। ये वैल्यू लगाइएगा। क्या फॉर्मूला था? Q इज इक्वल टू एम एल, यही था ना? तो L की जगह पे ये वैल्यू लगेगा, ठीक है? क्योंकि लैटेंट हीट का यूनिट ही होता है जूल पर ग्राम। इसी से हमने फॉर्मूला बनाया था, याद है? ओके। अगर बस ग्राम हो
या फिर बस केजी हो, मास में लगाइएगा। और जब बस जूल हो, यहां लगाइएगा क्यू पे, अमाउंट ऑफ हीट। क्लियर? तो लैटेंट हीट का कॉन्सेप्ट यही है, छुपी हुई रहती है, कभी शो नहीं करती, अपना काम करती है, निकलती है, किसी से कोई मतलब नहीं, किसी टेम्परेचर में किसी प्रकार का चेंज नहीं लाना, बस हीट प्रोवाइड करना है, अपना काम करना है, स्टेट में चेंज लाना है, चलते बनना है, यही है।